स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बीटी यूपी की मैथ्स, जिसका नाम मैथमेटिक्स 1 है और ये सेमेस्टर 1 में पढ़ाई जाती है। और आज हम लोग यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 का रिवीजन करेंगे, जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे। तो जो क्वेश्चन बच रहे हैं पढ़ाने के, अब तक जितने लेक्चर हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनकी आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है बोर्ड पे, इवैल्यूएट 2 + 2i की पावर 6 लिखा हुआ है। तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है बीटी यूपी के एग्जाम में। ठीक है, तो अब ये पूछा जाएगा कि नहीं है, इससे मिलता जुलता हो सकता है, पूछ लिया जाए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब आप देख रहे हो 2 + 2i लिखा हुआ है, ठीक है, और पावर 6 लिखा है। तो जो आपने डिमायर थ्योरम पढ़ी है, डिमायर थ्योरम के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, तो जो आपने डिमायर थ्योरम पढ़ी है तो उससे रिलेटेड ही ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो इसमें होता क्या है डिमायर थ्योरम में, कि जो हमारी ये पावर होती है, ये पावर यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, जैसे पहले ही भी बताया था आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है, मान लो ZR cos थीटा प्लस I sin थीटा, और इसकी पावर मान लीजिए 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, cos 6 थीटा प्लस I sin 6 थीटा। तो ये डिमायर थ्योरम में होता है, तो उसका यूज इस क्वेश्चन में भी करेंगे। और z = जैसे ये लिखी हुई इक्वेशन, ठीक है। अब सबसे पहले सॉल्यूशन हम जब यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे z हमारा क्या दिया हुआ है, 2 + 2i, और डिमायर थ्योरम का ही इस तरीके से लिखा होता है पावर में। तो इसमें हम जो पोलर फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसको यूज करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो पोलर फॉर्म में हमारी इक्वेशन होती है z = R cos थीटा प्लस I sin थीटा, ये होता है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर दें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर, अच्छा एक्चुअली इसको अभी हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस इक्वेशन का यूज हम जब डिमायर थ्योरम अप्लाई करेंगे सेकेंड स्टेप में, तब हम इसका यूज करेंगे। अभी जो हमें सिंपल इक्वेशन पता है, z = क्या पता है, a + bi, ये हमें पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें i नहीं होता है, वो रियल पार्ट होता है, और जो b है इसका इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ i का मल्टीप्लाई है। तो i का मल्टीप्लाई जिसके साथ होता है वो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से हमारा a क्या हो जाएगा, 2 अगर कंपेयर करें, और b क्या हो जाएगा, 2। अब हमको पता है डिमायर थ्योरम यूज करने के लिए हम पोलर फॉर्म यूज करते हैं, उसकी क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो जब पोलर फॉर्म यूज करेंगे तो उसमें हमें r की जरूरत पड़ती है और थीटा की जरूरत पड़ती है। तो r हमारा क्या होता है, √a² + b²। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 + 4, तो ये क्या आ गया, 8। और 8 का √ हमारा क्या होता है, 8 का √ होता है हमारा 2√2। ठीक है, a² + b², a था 2, b था 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 + 4, फिर क्या आ गया, 8, और 8 का √ हमने निकाल दिया 2√2। अब हमें जरूरत है किसकी, एम्पलीट्यूड। थीटा हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो उससे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होता है, tan थीटा = mod b/a। अगर करेंगे तो b की वैल्यू क्या है, 2, और a की वैल्यू भी हमारी 2 है। आपको पता है a और b दोनों की वैल्यू अगर पॉजिटिव में होती है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जैसे ये क्वाड्रेंट बनते हैं ना आपके, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में है। कैसे, अगर a की वैल्यू 2 है मान लेते हैं, b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे जाके 2, 2 पॉइंट बनेंगे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में
एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है, थीटा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 आया, tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, tan 45 की, लेकिन हम एंगल नहीं लिखते, हम रेडियन की फॉर्म में लिखते हैं, तो रेडियन में मतलब पाई आ जाता है, तो tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब हमें ये पता चल गया tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan π/4, तो tan से tan हटेगा तो थीटा इज इक्वल टू π/4 बचेगा। और हमें ये पता है कि एम्पलीट्यूड फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, थीटा होता है, और थीटा हम निकाल ही चुके हैं π/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, π/4। अब हम आ जाते हैं इस इक्वेशन में, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है, तो इसको अब आप लिखिए यहाँ पे 2 + 2i की पावर 6, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 2 + 2i है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इतना उतारो पहले, फिर इसके बाद आगे बताते हैं। इतना उतारो, रब करना पड़ेगा, इतने में आएगा नहीं, उतार लीजिए जल्दी। अब देखिए, जैसे हमने ये बताया था आपको कि ये पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स की इक्वेशन होती है, z = r cos थीटा + i sin थीटा। अब z की जगह क्या दिया हुआ है आपका, 2 + 2i, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, z की पावर 6। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे 2 + 2i की पावर 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r cos थीटा + i sin थीटा की पूरे की पावर 6, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, r की पावर 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा + i sin थीटा की पावर 6। आपको हमने बताया था इसकी पावर जब 6 होती है तो डी मॉयर थ्योरम यूज करके आप यहाँ पे लिखोगे, यूजिंग डी मॉयर थ्योरम। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, r क्या है, पहले यहाँ पे लिखो r की पावर 6 cos 6 थीटा + i sin 6 थीटा, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, और ये क्या लिखा है, z की जगह पे, और z पोलर फॉर्म में क्या होता है, ये होता है, इसकी पावर 6 है तो हमने इसकी पावर 6 लिखा दी, r की पावर 6 हो गया, फिर इस पूरे की पावर 6, और जब यहाँ 6 होता है तो डी मॉयर थ्योरम से थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है इस 6 का, तो ये आ गया। तो अब हम इसको लिखेंगे। अब देखो, इसे आप, इसको भी आपको लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, r की पावर 6, r हमारा क्या है, 2√2, तो 2√2 की पावर 6 हो गया, ठीक। अब इसके बाद cos 6 थीटा, थीटा क्या है, π/4, तो 6 × π/4 + i sin 6 × π/4, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, इसकी पावर अगर आप 6 करोगे, 2√2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 क्या होता है, 64, और √2 की पावर 6 मतलब 3 बार, तो 64 × 8, 512, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 512। अब यहाँ पे आ जाइए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे मिला cos 3 π/2 + i sin, यहाँ पे भी 3 π/2। अब देखिए, cos 3 π/2 की वैल्यू 0 होती है, और sin 3 π/2 की वैल्यू होती है -1। तो यहां से क्या मिल गया, -1 का मल्टीप्लाई i के साथ करोगे तो -i मिलेगा, और -i का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो -512i, ठीक है। अब हम आपको ये बताएंगे कि cos 3 π/2 की वैल्यू 0 कैसे हो गई, ठीक है, और sin 3 π/2 की वैल्यू
-1 कैसे हो गई, बता दीजिए पहले इतना। अब देखिए हमें ये बताना है आपको sin π/2 की वैल्यू -1 कैसे हो गई, cos 3π/2 और sin 3π/2 की वैल्यू कैसे हमने ये लिख दी। तो देखिए पाई में अगर आप π/2 ऐड करोगे तो 3π/2 बनेगा। अब हमें साइन और थीटा की जगह पे ये लिखा हुआ है, sin 3π/2 की वैल्यू जाननी है। साइन पाई प्लस थीटा, ये क्या लिखा हुआ है, पाई प्लस थीटा। तो पाई किस क्वाड्रेंट में होता है, यहां तक वैल्यू होती है π/2, यहाँ 0 और 360 और यहाँ पे पाई पहुंच जाता है। मतलब जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है तो यहाँ पे एंगल क्या होता है, पाई, और पाई में क्या ऐड कर दिया, π/2। तो जब पाई में π/2 ऐड कर दिया, पाई में कुछ ऐड करा, तो यहां तक तो पाई है, मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गई वैल्यू। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस, यहाँ पे प्लस में केवल tan होता है, tan थीटा और cot थीटा, केवल ये दो प्लस में होते हैं थर्ड में, बाकी सारे माइनस में होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आएगा -sin π/2। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, लेकिन माइनस क्यों आया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड में साइन माइनस होता है और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया -1। इसी तरीके से हम कॉस निकालेंगे, क्या निकालना है, कॉस 3π/2, तो कॉस पाई प्लस π/2, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया फिर से। और थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस कॉस π/2, और कॉस π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 में क्या ही प्लस क्या ही माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से cos 3π/2 की वैल्यू 0 और sin 3π/2 की वैल्यू -1, और हमें आंसर मिल गया -512 आई। नोट करिए जल्दी। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है अप्लाई डी मॉयर्स थ्योरम। डी मॉयर्स थ्योरम हम अप्लाई करते हैं तभी ये जो पावर हमारी होती है 6 वो हमारी जो है यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज में ये करना है, सेकंड पेज में ये करना है, ऐसे लिख लीजिए सेकंड, फिर थर्ड में आप क्या करना, ये वाला करके दिखा देना थर्ड पेज में, और फिर फोर्थ आप यहां से शुरू करना, ठीक है, और ये करके दिखा देना। अब ये हमने आपको वैल्यू समझाई है sin 3π/2 और cos कहाँ गई cos 3π/2 की। अगर आपको याद है आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वहां आपको समझाना नहीं है, वहां पे आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो फटाफट नोट करिए इसको, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द इक्वेशन x की पावर 4 + 1 = 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन कितने डिग्री की है, अगर इसकी पावर 4 है 4 डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है, तो इसकी डिग्री 4 है। अब इसमें क्योंकि पावर 4 है तो इसके जो रूट्स निकलेंगे, जो नंबर ऑफ वैल्यूज निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे, वो 4 निकलेंगे, ठीक है। अगर इसकी पावर 5 होती तो 5 निकलते, 6 होते तो 6 निकलते, मतलब हमें इसके 4 रूट निकालने हैं। अब देखिए x की पावर 4 + 1 = 0 है, तो अगर 1 को हम इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो x की पावर 4 = क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और इस जो पावर 4 है, तो अगर हम यहाँ से पावर 4 हटाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे 1/4। और चाहे इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर पावर में 1/4 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पे भी 1/4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ से तो कट के 1 आ जाएगा, x बचेगा केवल, और यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। जैसे x² = 4 होता है ना, तो हम कैसे लिख देते हैं कि x = क्या निकलेगा, 2, इस तरीके से लिख देते हैं। अगर 4 की पावर 1/2 है, या 1/2 का मतलब क्या होता है, √, और अगर मान लो x³ हमारा 8 होता तो हमारा क्या हो जाता, x यहाँ पे क्या आ जाता, क्यूब रूट का साइन आ जाता। तो अब अगर पावर 4 है और यहाँ पे 8 है
तो x इक्वल टू क्या आ जाता है 8 की पावर 1/4। जैसे 1/3 है तो यहाँ 3 लिख दिया, इस तरीके से 1/4 और 1/6 और इस तरीके से आता जाता है। अब देखिए, अब हमें समझाना क्या है कि आपका ये निकला है x इक्वल टू -1 की पावर 1/4। तो सबसे पहले हम यहां से हमें क्या निकालना होता है, r और a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब केवल -1 दिया है, आप ध्यान से देखो, इसमें कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट दिया ही नहीं हुआ, i वाला पार्ट दिया ही नहीं हुआ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो -1 अभी हम केवल इसके अंदर वाला पार्ट ले लें, ठीक है। तो मान लो कि हमारा z इक्वल टू, जैसे अगर हमारा z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, केवल -1, और हमें पता है z इक्वल टू होता है a प्लस आई बी, ठीक है। अब आई बी वाला पार्ट दिया ही नहीं हुआ तो हम यहाँ लिख दें प्लस आई इंटू 0, ठीक। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि a हमारा -1 है और b हमारा क्या है 0 है, ये तो पता चल गया। तो यहां से हम फिर r की वैल्यू क्या निकालेंगे, यहां से हम r की वैल्यू क्या निकालेंगे, अगर हमें यहाँ पे r निकालना है तो r हमको पता है √a² प्लस b² -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 ही होता है। तो r की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई। अब आपको पता है कि a -1 है और b 0, जो अगर हम क्वाड्रेंट में इन पॉइंट्स को बनाना चाहें तो ये पॉइंट यहाँ आ रहा है -1, 0, और इस जगह पे एंगल आपका क्या होता है पाई होता है। वैसे तो दिख रहा है सीधे सीधे, और ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो थीटा निकालते हैं वो मोड b अपॉन a होता है, tan थीटा इक्वल टू मोड b अपॉन a। b क्या है आपका 0, a क्या है -1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 0। अब tan में किसकी वैल्यू 0 होती है, tan 0 की वैल्यू 0, तो थीटा क्या आ गया हमारा 0 आ गया। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड आपका होता है पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस 0, तो आ गया पाई। तो आपका एम्पलीट्यूड मिल गया, एम्पलीट्यूड क्या मिल गया पाई। तो एम्पलीट्यूड मिल गया पाई, मतलब जो थीटा की जगह पे आप रखते हो फॉर्मूले में, और r इक्वल टू क्या मिल गया 1 मिल गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डी मॉयर थ्योरम यूज करेंगे। तो पोलर फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, r क्या होता है फॉर्मूला, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है हमारा पोलर फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इसमें दिया हुआ है -1 की पावर 1/4। अब इससे हमने जो है सारी चीजें निकाल ली है। -1/4 से देखो क्या क्या निकाल लिया है, r निकाल लिया है 1 cos, ठीक, थीटा निकाल लिया है पाई प्लस आई साइन पाई, ये निकाल लिया हम लोगों ने। तो हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होके आ गया cos पाई आई साइन पाई। लेकिन ये तो एम्पलीट्यूड है हमारा पाई, लेकिन यहाँ पे जब हमें 4 रूट निकालने, हमें जनरल एम्पलीट्यूड चाहिए होता है। तो अच्छा एक चीज और, अब यहाँ पे पावर आप क्या करोगे 1/4, ये -1 की जगह पे ये लिखा हुआ है, -1 की जगह पे, क्योंकि हमें निकालना क्या था, हाँ
हमें इसकी वैल्यू ये -1 की जगह पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले हमने फॉर्मूला लिखा और उसके बाद हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो एक्चुअली इसकी जगह पे ये लिखना चाहिए था, फॉर्मूला जो है हमारा ये तो आपको पता ही है, तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। तो आप जो है क्या करो, जैसे x की पावर 4 है ना, तो हमें ये चीज यहाँ पे लिखना चाहिए था, तो आप यहीं से ही इसकी शुरुआत करो। फॉर्मूला तो हमने आपको बता ही दिया है, और यहाँ पे 5 कर दो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, जनरल फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड। अब हमको जनरल फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड लिखना पड़ेगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको यूजिंग डी मॉयर थ्योरम, यहाँ पे लिखो यूजिंग डी मॉयर थ्योरम। तो डी मॉयर थ्योरम लिखो आप यहाँ पे, यूजिंग डी मॉयर्स थ्योरम। जैसे ही डी मॉयर्स थ्योरम आप यूज करोगे, ये 1/4 कहाँ पे आ जाएगा, cos π/4 प्लस i sin π/4। अब आपको लिखना है जनरल फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, इसमें 2n पाई ऐड हो जाएगा, 2n पाई प्लस पाई, क्या ऐड हो जाएगा, 2n पाई प्लस पाई, यही हो जाएगा। तो 2n पाई, अब यहाँ पाई की जगह क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस पाई i साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 4। तो यहाँ पे नीचे आप लिख दोगे जनरल फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड या जनरल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। टेकिंग लिख दो, टेकिंग एम्पलीट्यूड। फिर क्या हो जाएगा, अब आपको करना क्या है, जनरल फॉर्म आपने लिखी थी, अब इसमें क्या करना है, n की जगह पे n आ गया, n वाला टर्म लेना होता है, इसलिए हमें जनरल लिखना होता है। अब हमने पहले ही बताया था कि इसके 4 रूट निकलेंगे, तो 0 से शुरुआत करते हैं। एक बार आप n की जगह 0 पुट करोगे, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, तो 4 रूट्स हो जाएंगे। तो जब आप n = 0 पुट n = 0, ठीक है, तो x = क्या आ जाएगा, n की जगह 0 पुट करा तो ये पूरा 0 हो गया, आया cos π/4 प्लस i sin π/4। और जब इसको आप सॉल्व करके लिखना चाहोगे तो 1/√2 प्लस i 1/√2, ये आपकी x1 वैल्यू आ गई, ठीक। अब आपको ऐसे ही पुट 0 1 2 3, तो 1 2 3 4 4 वैल्यूज हो गई। अब क्या पुट करना है, x2 निकालने के लिए अब हम उधर वाला रब करेंगे, तो वो वाला नोट कर लीजिए पहले, या कर ही लिया होगा आप लोगों ने नोट इतनी देर में, तो हम इधर लिख देते हैं। अब देखिए x2 क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा जब 1 पुट करेंगे, तो जब n की जगह 1 पुट करोगे तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई आ जाएगा, cos 3 π/4 प्लस i sin 3 π/4। अब आप ध्यान से देखो, पहला π/4 मिला, दूसरा 3 π/4 मिला, तो x3 आपको अब इतना दिमाग नहीं लगाना, सीधे से मिल जाएगा cos 5 π/4 और x4 क्या मिल जाएगा, cos 7 π/4 प्लस i sin 7 π/4। इस तरीके से आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ तो हम लोग को पता था π/4 की वैल्यू 1/√2 होती, यहाँ भी हम लोग निकाल सकते हैं, वैल्यू यहाँ भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 3 π/4 करना है तो कैसे करोगे, अगर हम पाई में या 2 पाई में क्या ऐड करें, π/2 2
पाई में करें या फिर पाई माइनस पाई बाई 4 करें। हाँ देखिए, पाई माइनस पाई बाई 4 करें तो ये 4 हो जाएगा, 4 पाई में पाई माइनस होगा तो 3 पाई बाई 4 बचेगा। ठीक है, तो अगर पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका प्लस होता है लेकिन कॉस क्या होता है, माइनस होता है। तो पाई माइनस थीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, तो आ जाएगा साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू तो आ जाएगी आपकी 1/√2, लेकिन कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू आएगी -1/√2। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है। तो आपको यहां इसकी वैल्यू तो 1/√2 ही मिलेगी, लेकिन इसकी -1/√2 मिलेगी। किसकी? अरे कॉस की जगह पे माइनस लिखना है, साइन की जगह प्लस। अब अगर सोचो 5 पाई बाई 4 को आप कैसे लिख सकते हो? हाँ, अगर पाई प्लस पाई बाई 4 कर दो, पाई प्लस पाई बाई 4 तो 4 पाई प्लस पाई तो 5 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब मतलब तीसरे में साइन भी हमारा माइनस होता है और कॉस भी माइनस होता है। साइन कॉस की बात की जा रही है अभी, तो फिर दोनों ही माइनस होते हैं, तो दोनों वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। तो साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 दोनों ही किस में आ जाएंगे, माइनस में, क्योंकि थर्ड में दोनों माइनस होते हैं। तो -1/√2 और -1/√2 साइन कॉस दोनों, क्योंकि पाई प्लस थीटा तो तीसरे में पहुंच गए ना, यहां तक पाई होता है, पाई प्लस थीटा तीसरे में, और तीसरे में दोनों माइनस होते हैं। अब 7 पाई बाई 4 हम कैसे करेंगे? अगर यहां पे 2 पाई आ जाए, 1 मिनट, अगर 2 पाई माइनस पाई बाई 4 होगा तो 4 दूनी 8 और 8 में से 1 माइनस होगा तो 7 पाई बाई 4 आ जाएगा। अब 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा मतलब किसमें आ गया, इस वाले में। यहां तक 2 पाई हो जाता है, यहां पे 90 पाई और फिर पाई प्लस थीटा, और यहां पे 2 पाई माइनस थीटा। अब इस जगह पे 2 पाई माइनस थीटा है फोर्थ में कॉस तो हमारा क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन क्या होता है, माइनस, और बाकी रहेगा वही पाई बाई 4 मतलब 1/√2 ही वैल्यू रहेगी। तो साइन माइनस में आ जाएगा और कॉस प्लस में, साइन माइनस में और कॉस प्लस में। ठीक है, तो कॉस आपका यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे साइन प्लस होता है, यहाँ पे कॉस प्लस होता है, यहाँ दोनों माइनस होता है, यहाँ पे सारे प्लस होते हैं। तो इन्हीं 3 क्वाड्रेंट की बात की गई है। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल गई। लेकिन एग्जाम में अगर आपको वैल्यू निकालना नहीं आ रहा तो आप इतना ही करके छोड़ दो, यहां तक करके ही आप छोड़ दो और आंसर लिख दो। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखिए, अभी तक तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया एक बार भी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक तरीके से ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1 + w + w² = 0 याद रखिए, और w क्यूब क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये आपकी क्यूब रूट प्रॉपर्टी होती है, 1 + w + w² = 0 और w क्यूब = 1 इफ w इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब ये गिवन है कि w क्यूब = क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। देन प्रूव दैट w ब्रैकेट में 1 + w - w² = -2 प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे w का अंदर। अब आपको पता है कि w क्यूब की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी गई हुई है, और w + w² को क्या लिख सकते हो, अगर ये 1 इधर आ जाए, ठीक है, इसको ऐसे भी तो आप लिख सकते हो, w + w² = -1।
तो मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -1, फिर माइनस का साइन, और W³ की वैल्यू क्वेश्चन में भी दे रखी है, यूनिटी है, 1 है, तो -1 क्या आ जाएगा, -2। यही हम लोगों को लाना था राइट हैंड साइड। तो आप ये दो प्रॉपर्टी याद रखना, ये और ये। तो इससे अगर कोई और भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग आसानी से इसको कर लोगे। आज के लिए आज इतना जो है कर लो आप लोग। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जितना सोचा था कि जल्दी जल्दी करवा देंगे उतनी जल्दी हो नहीं पा रहा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।